हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 में जो बायोलॉजी है उसका अध्याय 8 जो कि है स्वास्थ्य और रोग। इसके बारे में आज हम अपने वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि अभी इस टाइम के लिए ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले के जो वीडियो हैं वो मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कर दूंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे कक्षा 12 बायोलॉजी का जो अध्याय 8 है स्वास्थ्य और रोग, उसके बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य और रोग इस पाठ को चालू करने से पहले हमें दो शब्द का अर्थ जान लेना बहुत ही जरूरी है, जिसमें पहला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या होता है? हम कैसे कह सकते हैं किसी को देखकर कि वह स्वस्थ है या नहीं है, या फिर किसी व्यक्ति को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि उसका स्वास्थ्य बेटर है, अच्छा है या नहीं है। तो स्वास्थ्य की परिभाषा वैसे वास्तविक में होती क्या है, इसके बारे में हमको जानना है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हम आपको ये बता दें कि WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य की परिभाषा कुछ दी है, उसके बारे में हम देखते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोग की स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोग की अनुपस्थिति या शारीरिक स्वस्थता ही नहीं, अपितु किसी व्यक्ति को पूर्ण रूपेण शारीरिक मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, WHO ने जिस प्रकार से बताया था कि स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोग की अनुपस्थिति या शारीरिक स्वस्थता ही नहीं है, यानी यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई रोग नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। बल्कि क्या होता है, आगे देखते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोग की अनुपस्थिति या शारीरिक स्वस्थता ही नहीं है, अपितु यानी बल्कि किसी व्यक्ति को पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति अगर सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ है, तभी हम किसी व्यक्ति को स्वस्थ कह सकते हैं। शारीरिक रूप से यानी उसके शरीर में कोई कमी ना हो, मानसिक रूप से यानी उसका दिमाग सही से रहे, सामाजिक रूप से यानी समाज में उसका अच्छा व्यवहार है, ज्यादा गुस्सैला ना हो। अगर कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहता है, तभी हम किसी व्यक्ति को एक स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। ऐसा किसने बताया था? सन 1984 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि सन 1984 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर दिया गया है कि स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोग की अनुपस्थिति या शारीरिक स्वस्थता ही नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति को पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए कुछ उपाय भी हैं जो कि आप जानते भी होंगे। देखिए दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए, किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम करना जरूरी है, संतुलित आहार लेना जरूरी है जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा एकदम पूर्ण हो, और नियमित योग करने की भी आवश्यकता होती है। अब फ्रेंड्स, हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि अब है रोग। स्वास्थ्य की परिभाषा तो हम देख लिए, अब रोग की परिभाषा देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, रोग किसे कहते हैं, अब हमें इसके बारे में जानना है कि रोग की परिभाषा होती क्या है। कैसे हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई रोग है, या फिर रोग होता क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। तो रोग की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में पहले जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हमारे शरीर के किसी अंग या अंग तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी उल्टा प्रभाव पड़ता है, और उनसे विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो उसी को हम रोग कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के या फिर हमारे शरीर के किसी अंग या अंग तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी उल्टा प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, और उनसे विभिन्न लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो उसी को हम रोग कहते हैं। आइए देखते हैं बोर्ड पे। जब शरीर के किसी अंग या अंग तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा उनसे शरीर में विभिन्न लक्षण उत्पन्न हो, तो इसे ही रोग कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब शरीर के किसी अंग या अंग तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा उनसे शरीर में विभिन्न लक्षण उत्पन्न हो, तो इसे ही हम रोग कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गेन्स हैं, बहुत सारे अंग हैं, अंग तंत्र भी हैं। अगर इन पे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उल्टा प्रभाव पड़ता है, तो इनसे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, अर्थात इन्हीं लक्षणों को हम रोग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, हमारा मुख गुहिका है। मुख गुहिका के अंदर आप जानते हैं जिह्वा होती है, टीथ होता है, लार ग्रंथियां होती हैं। तो मुख गुहिका के अंदर जितने भी अंग हैं, अगर किसी भी अंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उल्टा प्रभाव पड़ता है, तो उनसे विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे कभी कभी होता क्या है, जिह्वा में लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, जिससे हमें भोजन करने में कठिनाई होती है, और भी प्रॉब्लम होता है, दर्द भी होता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। यानी जब हमारे शरीर के किसी अंग पे या पूरे अंग तंत्र पे प्रतिकूल प्रभाव पड़े और उनसे विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो, तो इन्हीं लक्षणों को हम रोग कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि रोग कितने प्रकार के होते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। रोग के प्रकार, टाइप ऑफ डिजीज।
इसके बारे में देखते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, रोग को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है। रोग को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है संक्रामक रोग, इन्फेक्शंस डिजीज। अब ये संक्रामक रोग क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, हम आपको ये बता दें कि जितने भी रोग होते हैं उसमें से ज्यादातर रोग ऐसे ही होते हैं जो संक्रामक होते हैं। संक्रामक रोग का अभिप्राय, संक्रामक रोग का अर्थ ये है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होता हो अर्थात फैलता हो, संक्रामक रोग कहलाता है। संक्रमण का मतलब आपको पता भी होगा कि संक्रामक रोग वैसे होता क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, संक्रामक रोग का मतलब होता है ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसे रोग जिनका स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है, संक्रामक रोग कहलाते हैं। एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होते हैं, जैसे जुकाम, टीबी, जुकाम, हैजा। बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जुकाम, हैजा, टीबी आदि। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो दूसरा है उसके बारे में देखते हैं। दूसरा है असंक्रामक रोग। इसमें दूसरा है असंक्रामक रोग, नॉन इन्फेक्शनस डिजीज। असंक्रामक रोग का मतलब क्या होता है? जैसा कि फ्रेंड्स हम संक्रामक रोग में देखे हैं कि ऐसे रोग जिनका संचरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है, संक्रामक रोग कहलाते हैं। लेकिन अब हमें दूसरा देखना है जो कि है असंक्रामक रोग यानी नॉन इन्फेक्शनस डिजीज के बारे में। तो असंक्रामक रोग क्या होते हैं इसकी परिभाषा जानते हैं। असंक्रामक रोग का मतलब होता है ऐसे रोग जो एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित ना हो अर्थात संचरित ना होते हो, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। ऐसे रोग जिनका स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में नहीं होता है, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। ऐसे रोग जो एक जीव से दूसरे जीवों में संचरित नहीं होते, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। ऐसे रोग जो एक जीव से दूसरे जीव में संचरित नहीं होते अर्थात नहीं फैलते हैं, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका भी। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसके भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कैंसर। कैंसर का स्थानांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है। इसके अलावा भी है मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं, चोट का लग जाना आदि।
ऐसे बहुत से रोग हैं जो संक्रामक नहीं होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये रोग के प्रकार के बारे में था कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताया गया है कि रोग को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है संक्रामक रोग, इन्फेक्शनस डिजीज। ऐसे रोग जिनका स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है, अर्थात ये संचरित होते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। एग्जाम्पल है जुकाम, हैजा, टीबी, एड्स आदि। क्योंकि ये सब रोग ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होते हैं, अर्थात फैलते हैं। दूसरा है असंक्रामक रोग, नॉन इन्फेक्शनस डिजीज। ऐसे रोग जो एक जीव से दूसरे जीव में संचरित नहीं होते, अर्थात नहीं फैलते हैं, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कैंसर, मधुमेह, चोट, एलर्जी आदि। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको इसके अगले टॉपिक के बारे में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको रोग के प्रकार के बारे में बता चुके हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। लेकिन रोग को मुख्यतः दो कैटेगरीज में रखा गया है, जिसमें पहला है जन्मजात रोग। अब जन्मजात रोग क्या होते हैं? तो जी हाँ फ्रेंड्स, नाम से ही तो पता चल रहा है कि जन्मजात रोग होते क्या हैं। यानी ऐसे रोग जो जन्म से ही बच्चों के शरीर में निहित होते हैं, अर्थात उपस्थित होते हैं, जन्मजात रोग कहलाते हैं, कॉन्जेनिटल डिजीज कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी परिभाषा हम लिख के भी देख लेते हैं और इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। ऐसे रोग जो जन्म से ही बच्चों के शरीर में निहित होते हैं, अर्थात उपस्थित होते हैं, जन्मजात रोग या आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम आपको ये भी बता दें कि जितने भी जन्मजात रोग होते हैं, इनका स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता रहता है। यानी ये माँ बाप से उनके बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, फिर उनसे उनके बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, और ऐसे ही ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। तो ऐसे रोग जो जन्म से ही बच्चों के शरीर में होते हैं, यानी उपस्थित होते हैं, जन्मजात रोग या आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए है टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम आदि। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे रोग जो जन्म से ही बच्चों के शरीर में निहित होते हैं, अर्थात उपस्थित होते हैं, जन्मजात रोग या आनुवांशिक रोग कहलाते हैं, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। अब दूसरा देखते हैं, जो कि है, पहला था उपार्जित रोग। दूसरा है उपार्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीज। अब ये उपार्जित रोग क्या होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उपार्जित रोग ऐसे रोग होते हैं जो जन्म के बाद शरीर में निहित होते हैं, अर्थात जन्म के बाद हमारे शरीर में आते हैं, उपार्जित रोग कहलाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे रोग जो जन्म के बाद शरीर में निहित होते हैं, उसे हम उपार्जित रोग कहते हैं, एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं। परिभाषा भी देखते हैं और इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि ऐसे बहुत से रोग हैं जो जन्म के बाद हमारे शरीर में होते हैं। तो जन्म के बाद हमारे शरीर में आने वाले रोगों को हम उपार्जित रोग अर्थात एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं। जैसे कैंसर का होना, एड्स का होना, टीबी का होना, मलेरिया का होना, टाइफाइड का होना, ये सब जन्म के बाद ही हमारे शरीर में होते हैं। तो जन्म के बाद शरीर में होने वाले रोग को हम उपार्जित रोग बोलते हैं, यानी एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं। जैसा कि परिभाषा में आप देख भी रहे हैं कि ऐसे रोग जो जन्म के बाद शरीर में निहित होते हैं, उपार्जित रोग कहलाते हैं, एक्वायर्ड डिजीज कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मलेरिया, टाइफाइड, कैंसर आदि। तो जी हाँ दोस्तों,
हम जन्मजात रोग और उपार्जित रोग के बारे में भी जान चुके हैं। जन्मजात रोग यानी ऐसे रोग जो जन्म से ही बच्चों के शरीर में निहित होते हैं अर्थात उपस्थित होते हैं, जन्मजात रोग या आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इसका स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ऐसे बहुत से रोग हैं। जिसमें से दूसरा है उपार्जित रोग अर्थात एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज में आप देख रहे हैं कि ऐसे रोग जो जन्म के बाद हमारे शरीर में आते हैं अर्थात निहित होते हैं, उपार्जित रोग कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मलेरिया, टाइफाइड, कैंसर आदि ऐसे बहुत से रोग हैं। अब इसके बाद हम आपको मनुष्यों के शरीर में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण रोगों के बारे में बताते हैं, और ये रोग हमारे शरीर में कैसे होते हैं, ये फैलते कैसे हैं, ये उत्पन्न कैसे होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम देखते हैं। तो रोग के बारे में जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हमें जानना जरूरी है। इसमें पहला है रोगजनक। रोगजनक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? रोगजनक का मतलब क्या होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। रोगजनक का मतलब ये होता है जिसके द्वारा हमारे शरीर में रोग का उत्पादन होता है। ठीक है, रोगजनक का मतलब होता है ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में प्रवेश करके रोग का उत्पादन करें, उसे हम रोगजनक कहते हैं, पाइथोजन बोलते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जिनसे रोग उत्पन्न हो, रोगजनक या रोग कारक कहलाते हैं। ऐसे जीव जिनसे रोग उत्पन्न हो उन्हें हम रोगजनक या रोग कारक कहते हैं। ठीक, अब इसमें दूसरा वर्ड है रोगवाहक। अब रोगवाहक क्या होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, हम ये देख रहे हैं कि रोगजनक का मतलब होता है कि ऐसे सूक्ष्म जीव जिनके द्वारा हमारे शरीर में रोग का उत्पादन होता है उन्हें हम रोगजनक या फिर रोग कारक कहते हैं। अब दूसरा है रोगवाहक। रोगवाहक का मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है। ऐसे सूक्ष्म जीव जो किसी भी रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं रोगवाहक कहलाते हैं। परिभाषा देखते हैं। ऐसे जीव जिनके द्वारा किसी रोगजनक का स्थानांतरण हो रोगवाहक कहलाता है। ऐसे जीव जिनके द्वारा किसी रोगजनक का स्थानांतरण हो रोगवाहक कहलाता है। एक एग्जाम्पल यहीं पे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे एक रोग होता है मलेरिया। तो सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि मलेरिया होता कैसे है। तो फ्रेंड्स, हम आपको ये बता दें कि मलेरिया एक सूक्ष्म जीव के कारण होता है, एक सूक्ष्म प्रोटोजोआ के कारण होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। जी हाँ फ्रेंड्स, मलेरिया रोग होने का कारण एक सूक्ष्म जीव, एक सूक्ष्म प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो प्लाज्मोडियम के द्वारा रोग उत्पन्न हो रहा है, यानी प्लाज्मोडियम क्या है? रोगजनक है। ठीक, क्योंकि आपको बताया गया है कि ऐसे सूक्ष्म जीव जिनसे रोग उत्पन्न हो रोगजनक या रोग कारक कहलाते हैं। अब दूसरा वर्ड है रोगवाहक। रोगवाहक का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जिनके द्वारा रोग का स्थानांतरण हो अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले रोगवाहक कहलाते हैं। तो आपको पता होगा कि मलेरिया का रोगवाहक क्या होता है। अब आप समझ भी गए होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मलेरिया का जो रोगवाहक होता है
वो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, क्योंकि ये प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज मच्छर की लार ग्रंथियों में पाया जाता है और ये मच्छर जिस भी व्यक्ति को काटता है उसके शरीर में प्लाज्मोडियम का स्थानांतरण हो जाता है और प्लाज्मोडियम शरीर में पहुंचने के बाद रोग को उत्पन्न कर देता है। तो रोग को उत्पन्न करने वाला रोग कारक या फिर रोग जनक कहलाता है और रोग को फैलाने वाला रोग वाहक कहलाता है। अब हम कुछ संक्रामक रोगों के बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ संक्रामक रोगों के बारे में देखने से पहले कुछ और टॉपिक हम जान लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम जहां कहीं भी रहते हैं हमारे शरीर पर प्रतिपल कई प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया आदि अटैक करते रहते हैं। यानी हमारे शरीर में जितने भी होने वाले रोग हैं वो किन्हीं ना किन्हीं सूक्ष्म जीवियों के कारण ही होते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ऐसे कितने प्रकार के सूक्ष्म जीवी होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे भोजन के माध्यम से, जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारे शरीर को पूर्णतया रोगग्रस्त कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सूक्ष्म जीवियों में विषाणु अर्थात वायरस, जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और हेलमिंथीज अर्थात क्रीम, ये सभी प्रमुख हैं। यानी हमारे शरीर में वायरसों से भी ढेर सारे रोग हो सकते हैं, जीवाणुओं से भी ढेर सारे रोग हो सकते हैं, कुछ प्रोटोजोआ भी ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में पहुंचकर रोग उत्पन्न कर देते हैं, कुछ कवक भी ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में पहुंचकर रोग उत्पन्न कर देते हैं और कुछ हेलमिंथीज अर्थात क्रीम भी होते हैं जो भोजन अर्थात जल के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारे शरीर को पूर्णतया रोगग्रस्त कर देते हैं। तो हम पारी पारी से सभी के बारे में देखते हैं। पहले तो हम कुछ संक्रामक रोगों के बारे में देखते हैं जो कि विषाणुओं के द्वारा होता है। तो जी हाँ दोस्तों, वायरस द्वारा होने वाले 6 संक्रामक रोगों के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें एड्स, गलसुआ, रेबीज, पोलियो, जुकाम, खसरा आदि हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो वायरसों के द्वारा फैलते हैं, जैसे डेंगू हो गया और भी बहुत सारे रोग हैं। तो फ्रेंड्स, इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो आपको मैं अपने अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अभी अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अब इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो मैं आपको बहुत जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद।